आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। चैप्टर का नाम है द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। बजट हमारा एक एस्टिमेशन होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने खर्चे और अपनी इनकम को एस्टिमेट खर्चों को बताती है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फरवरी 1 को आके जो बजट बताते हैं उसी को गवर्नमेंट बजट हम लोग समझते हैं। तो जो गवर्नमेंट बजट होता है इसके अंदर गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं और जो रिसीट्स हैं ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, उनको वो आइटम वाइज बताती है कि गवर्नमेंट को खर्चा कहां कहां से होगा और गवर्नमेंट उन खर्चों को कहां कहां से पैसा रिसीव करके करेगी। तो अपनी इनकम, अपने खर्चों को एस्टिमेशन है ये कि जो भी कमिंग ईयर है, जैसे अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का चल रहा है। तो ये इस 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इसका जो बजट हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर ने, सीतारमण ने जो दिया था वो 1 फरवरी 2021 को दिया था। पहले ये बजट 28 फरवरी को दिया जाता था, लेकिन अब काम थोड़ा जल्दी हो सके, इम्प्लीमेंटेशन बजट के अकॉर्डिंगली जल्दी हो सके, इसके लिए 1 महीने पहले ही ये बजट अब अनाउंस होता है। अब जो बजट की डेट है वो 1 फरवरी 2021 है। जो भी ईयर होगा वो 1 फरवरी को दिया जाएगा, बजट पास किया जाएगा। जो नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें अप्लाई होगा अप्रैल से 31 मार्च। तो बजट समझ लिया हमने, बजट कब अनाउंस होता है ये समझ लिया हमने, बजट के अंदर एस्टिमेशंस बताए जाते हैं खर्चों के और इनकम के, ये समझ लिया हमने। An annual statement showing item-wise estimation of receipts and expenditure during a fiscal year, जो भी फाइनेंशियल ईयर है। Budget is prepared by government at all levels, such as central government, state government, and local government. तो हर लेवल पे बजट बनता है। स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बना रही है, लोकल गवर्नमेंट अपना बजट बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बजट बनाती ही है जो 1 फरवरी को अनाउंस होता है, जो आप सुनते हो पार्लियामेंट में। ओके, नाउ गवर्नमेंट ये बजट बनाती क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को देखो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, कि गवर्नमेंट जो है अपने देश के जो रिसोर्सेज हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में लगाती है। क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर जो है वो हमेशा ये चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो जाए। तो इकोनॉमी के सोशल वेलफेयर के लिए, है ना, या पुअर सोसाइटी है जो हमारे देश में, पुअर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, उनके लिए काम कौन करेगा? उनके लिए काम करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, ये सारे खर्चा कौन करेगा? ये सारा खर्चा गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो इनमें प्रॉफिट नजर ही नहीं आता। सोशल वेलफेयर में प्रॉफिट कहां है? तो गवर्नमेंट अब ये कैसे देती है? टैक्स में कंसेशंस करके, या सब्सिडी देके, या डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या पुअर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। उनके लिए गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। इन इनकम एंड वेल्थ मतलब रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको गवर्नमेंट ठीक करती है। वो जो खाई है रिच और पुअर के बीच में, उसको कम करने की कोशिश करती है। कैसे? गवर्नमेंट जो रिच पर्सन हैं या जो रिच लो इंडिविजुअल्स हैं या एंटरप्राइजेस है, उन पे टैक्स रेट ज्यादा परसेंटेज से ज्यादा लगाती है, या जो दूसरे जो पुअर सोसाइटी है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाती है, या बहुत ही कंसेशनल रेट से टैक्स लगाती है। जैसे आप देखते हैं जो इनकम टैक्स लगता है, जिनकी इनकम कम है या एक सर्टेन लेवल से नीचे है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना,
और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी टैक्स परसेंटेज भी जो है बढ़ती जाती है। तो आपकी इनकम अगर 10 लाख से ऊपर है तो आप मैक्सिमम रेट से टैक्स देते हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से है तो आपको 2.5 लाख तक की तो कोई इनकम कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से आप जब देना शुरू करते हैं तो 5, 10, 20, फिर 30। इस तरह से गवर्नमेंट रिच लोगों से ज्यादा टैक्स लेती है और जो कंपैरेटिवली जो कम इनकम है जिनकी, उनसे कम टैक्स लेती है या फिर नहीं भी लेती। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो अपना ऑब्जेक्टिव हो क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है, इनइक्वालिटी जो है रिच एंड पुअर के बीच में, उसको खत्म करने की कोशिश करती है। और जो वो टैक्स कलेक्ट करती है, जो टैक्स कलेक्ट करती है उनको वो खर्च करती है imposing tax on rich and spending more on the welfare of poor। तो रिच सोसाइटी से टैक्स को कलेक्ट करके वो पुअर सोसाइटी के ऊपर उन खर्च पैसों को लगा देती है, तो वेलफेयर करती है, उनका सोशल वेलफेयर। तो इनकम ऑफ रिच कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो गैप है, जो खाई है रिच और पुअर के बीच में, वो थोड़ी कम करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट इस तरीके से बजट के थ्रू। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है? देखो, बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, हम बात कर रहे हैं उन फ्लक्चुएशंस को कैसे समझते हैं हम? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से समझते हैं। एडी इज ग्रेटर देन एएस, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? एडी इज लेस देन एएस। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एक इकोनॉमी में ओवरऑल सप्लाई और ओवरऑल डिमांड की अगर बात करें, तो अगर डिमांड ज्यादा है, डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो इकोनॉमी में क्या होगा? इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी होगी, यानी महंगाई का दौर चलेगा। लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उतनी सप्लाई ही नहीं है, प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने खर्चों को क्या करेगी? कम कर देगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। भाई देखो, अगर गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है तो वो भी तो डिमांड का पार्ट बन रहा है। गवर्नमेंट भी तो डिमांड कर रही है। मान लीजिए गवर्नमेंट कोई रोड बनवा रही है। अब उस रोड को बनवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? मटेरियल की डिमांड करेगी, लेबर की डिमांड करेगी, इन सब के लिए वो कंपनीज को हायर करेगी, उनको पेमेंट करेगी। तो डिमांड हो गई ना एक तरह से ये। तो गवर्नमेंट जब इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी चल रही होगी, यानी डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर्स को कम कर देगी और इस तरह से इकोनॉमी में इक्वालिटी आएगी, एक स्टेबल सिचुएशन आएगी। महंगाई को कम करने के लिए गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी। इसके उलट अगर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, मतलब इकोनॉमी में सप्लाई तो गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा हो रखी है पर लोगों के पास डिमांड, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए, डिमांड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चे बढ़ा देगी। गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी और जब गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट जो पैसा पे कर रही है लोगों को मिलेगा और उससे क्या होगा? इकोनॉमी में डिमांड बूस्ट हो जाएगी। तो अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन होती है, और वो कब होती है? जब एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि डिफ्लेशनरी सिचुएशन, एंड दिस इंप्लाइज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड दैट मींस इंक्रीज इन टैक्स कंसेशन। गवर्नमेंट फिर जो है लोगों से कम टैक्स लेती है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है ना खर्चा करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करें। जैसे अभी की सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? टैक्स रेट्स कम कर दिए हैं, बहुत सारी छूट दे रही है गवर्नमेंट। क्यों? जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें और मार्केट में इन जो है डिमांड बढ़े। अभी लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट बजट के थ्रू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइज है उनको कैसे मैनेज करना? नेचुरल मोनोपोली आर एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक लाइक रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस। देखो, रेलवे जो है ऑलमोस्ट
हमारी इकोनॉमी का जितने भी सेक्टर हैं लगभग हर कोई यूज करता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, मालगाड़ी के तौर पे यूज होता है। और तो और लोग जो हैं अमीर भी रेलगाड़ी को यूज कर रहे हैं, रेलवे को यूज कर रहे हैं, और गरीब भी रेलवेज को यूज कर रही है। तो और कोई भी कंपनी रेलवेज में आके काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? गवर्नमेंट। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस कौन चला रहा है? सिर्फ गवर्नमेंट चला रही है। तो एक इनके थ्रू गवर्नमेंट जो है एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट करती है। मोनोपोली का मतलब इनके अलावा कोई और प्लेयर ही नहीं है। रेलवेज में रेलवे का कोई कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है रेलवे का। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट ओन्ड है, कोई इनका कंपटीशन ही नहीं है। ये गवर्नमेंट इसलिए अपने पास रखती है, जिसमें गवर्नमेंट गरीबों का भी ध्यान रखती है, जो पुअर सोसाइटी है उनका ध्यान रखती है। और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जैसे स्लीपर क्लास है, जर्नल क्लास भी है, जिसमें बहुत ही गरीब लोग जो होते हैं वो सफर करते हैं। फिर जिनके पास थोड़ा पैसा होता है वो टू सीटर में सफर करते हैं। फिर स्लीपर क्लास, फिर थर्ड एसी, फिर सेकंड एसी, और सबसे टॉप लेवल पे है फर्स्ट एसी, जिसमें केबिन केबिन वगैरह पूरे होते हैं भाई, प्रॉपर कैबिन वगैरह होता है, और दरवाजे वगैरह बंद कर लो आप उसमें, फर्स्ट एसी। तो ये सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है अकॉर्डिंगली, और सबके बारे में ध्यान देती है, और कोई कंपटीशन नहीं है इनका। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस टाइप की जो बिजनेस है, इनमें गवर्नमेंट का अपनी खुद की मोनोपोली होती है, और वो सभी के बारे में सोचती है। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट बजट के थ्रू वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जिसको इसको आप जीडीपी ग्रोथ भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन अ रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट किसी देश की कंट्री में, जो गवर्नमेंट है इकोनॉमी में, कितनी सेविंग हो रही है और वो कितना इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रही है। इवेंचुअली हम कहते हैं कि जो सेविंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती ही होती है। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट इसी पर डिपेंड करती है कि वो कंट्री कितना पैसा बचा के कितना इन्वेस्टमेंट काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। aims to mobilize sufficient resources for investment in public sector। अब गवर्नमेंट जितना ज्यादा पब्लिक सेक्टर में पैसा लगाएगी, पब्लिक कंपनीज के ऊपर पैसा लगाएगी, उनका मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर होता है। और उसी हिसाब से फिर हमारा जीडीपी या हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इंप्रूव हो जाएगी। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं कि कहीं कहीं हमारे देश में कोई स्टेट है वो कुछ ज्यादा डेवलप्ड है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दिल्ली, ये स्टेट्स हैं, ये बहुत डेवलप्ड हैं, ये आगे चल रही हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी भी जो बहुत पीछे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यूपी, ये जो स्टेट्स हैं वो पीछे चल रही हैं। तो गवर्नमेंट जो है अपने बजट पॉलिसीज एंड बजट के थ्रू जो इन डिस्पैरिटीज को, जो डिफरेंसेस है, रीजनल डिफरेंसेस है, इनको दूर करने की कोशिश करती है। जैसे जो विलेज वगैरह है, वहां पे गवर्नमेंट की अटेंशन थोड़ी ज्यादा है, वहां पे जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी नहीं पहुंची हैं। तो उनको कौन लेके पहुंचाएगा? वहां कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आज भी गांव में कुछ ऐसे गांव हैं, बिहार वगैरह या मध्य प्रदेश में चले जाओ, दूर दराज झारखंड में, जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। और इलेक्ट्रिसिटी तो बेसिक नेसेसिटी में आ चुकी है। तो ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो डिफरेंस है ना, स्टेट वाइज, रीजन वाइज। तो जो ये डिस्पैरिटीज हैं, गवर्नमेंट का मोटिव ये होता है कि वो बजट के थ्रू जो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो ऐसी सोसाइटी या ऐसे सेक्टर सेक्शन की तरफ लगाए जाएं, जिससे जो स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जा सके। तो गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। और क्या करती है इनके थ्रू? गवर्नमेंट कहती है, और ऐसी कंपनियों को, खासकर प्राइवेट कंपनियों को भी वो कहती है, कि अगर आप इस तरह से बैकवर्ड रीजन एरिया में अगर आप जाके अपना बिजनेस लगाते हो तो हम आपको टैक्स में कंसेशन देंगे। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? प्रमोट कर रही है, कंपनीज को असिस्टेंस दे रही है, सहायता कर रही है। कैसी कंपनीज को? जो बैकवर्ड एरिया में जाके बिजनेस सेटअप करें। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कहती है कि भाई आप जाओ बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप करो? वो इसीलिए कि बैकवर्ड एरिया में अगर बिजनेस सेटअप होगा, तो बात ध्यान समझना, तो जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वो वहीं के लोगों को तो मिलेगा।
जो लोकल वहां पे जो पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव होगा और ओवरऑल हमारी जीडीपी इंप्रूव करेगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि बैकवर्ड एरिया में जाके बिजनेस सेटअप हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट बजट के, है ना, इसको ध्यान से समझना, इसको देखना। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट या स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, कि भाई उस बजट के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, उसके कंपोनेंट क्या है। तो मैंने चार्ट सामने रखा हुआ है, इस चार्ट को हम डिटेल में नीचे समझेंगे बाद में, फिलहाल अभी हम फटाफट देख लेते हैं कि आखिर इसके अंदर आता क्या क्या है। तो कंपोनेंट गवर्नमेंट बजट के जो है वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स। भाई खर्चे, बजट एक्सपेंडिचर और बजट रिसीट्स, ये दो टाइप में हमने अपने उसको बांट दिया, कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद हम लोग रिसीट्स को अगर देखें तो रिसीट्स आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ती है, एक होती है आपकी रिवेन्यू रिसीट्स और एक होती है आपकी कैपिटल रिसीट्स। इसकी मीनिंग, डेफिनेशन सब कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, बस अभी देख लो, ये देख लो कि कितने कितने हिस्सों में बट रही है। तो रिवेन्यू रिसीट्स आगे चल के फर्दर टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू में बढ़ जाता है, और जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो मेजरली दो और नहीं तो तीन पार्ट में बढ़ जाती हैं, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसीट्स। तो ये हमारे रिसीट्स हो गए कि गवर्नमेंट को पैसा कहां कहां से मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा। बजट का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट पैसा कहां कहां से रिसीव करेगी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, जो पैसा, जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें वो कहां कहां से पैसा कमा सकती है, कमाएगी। और एक्सपेंडिचर्स में हम बोल रहे हैं कि वो कहां वो खर्च करेगी, एस्टिमेशन है। तो वही खर्चे भी दो टाइप के, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और हम इसकी स्टडी ऐसे भी कर सकते हैं बजट एक्सपेंडिचर को कि प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, या हम खर्चों को ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। चिंता मत करो, ये सारी बातें हम नीचे अभी पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। बस हम देख रहे हैं चार्ट के थ्रू कि आखिर हम आगे स्टडी जो करने वाले हैं वो क्या क्या स्टडी करने वाले हैं।